बहस में आज चर्चा होगी बीजेपी के धन्यवाद सम्मेलन और सपा के पीडीए सम्मेलन को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव में सपा के लिए सकारात्मक नतीजे आने के चलते अब पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है, जिसके चलते हर जिले में विधानसभा वार बूथ और ब्लॉक स्तर पर भी पीडीए सम्मेलन किए जाएंगे, जिससे लोगों को संदेश दिया जाएगा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए सपा एकमात्र पार्टी है जो आवाज उठाती है और आगे भी उनके हक हुकूक के लिए आवाज उठाती रहेगी। सियासी जमीन पर इसे बीजेपी के धन्यवाद सम्मेलन को सपा के जवाब की तरह देखा जा रहा है, जहां जमीन पर उतरकर सपा जीते हुए सांसदों के साथ जाकर लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करेगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले बयान और रिपोर्ट। पार्टी का मकसद केवल जातिवाद, संप्रदायवाद, माफियावाद, गुंडावाद और आतंकवाद को प्रश्रय देना है। सम्मेलनों का मतलब केवल जातीय गठजोड़ करना और सत्ता की दुर्दशा, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और विकास के लिए जो जनता ने वोट दिया है। इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल जो सहयोगी हैं, उन सब का उद्देश्य है इस प्रदेश के, देश के जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए। समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी, हमने भी धन्यवाद यात्राएं निकाली। हम इसके बाद और भी अपने राजनीतिक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ा और अन्य सभी नेता, चाहे अखिलेश यादव जी हों या दूसरे अन्य सभी नेता, सबने पूरी ताकत से इस सरकार को, जनादेश को जो है भाजपा के खिलाफ जनता ने जो दिया है, तो उसमें सभी का सहयोग है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और जो अगड़ों में पीछे मुख्य धारा से छूट गए हैं, जब उस समीकरण के, सामाजिक समीकरण के साथ हम जनता के बीच गए और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो चुने हुए सांसद हैं, हमारे जिले के जो अन्य पदाधिकारी हैं, और जनता के बीच में धन्यवाद करने जाएंगे। उसमें किसी समीकरण की नहीं, जो क्षेत्र की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया हो, चाहे जिस जाति, वर्ग, धर्म के हों, उनको हम धन्यवाद देंगे। हमको जिताने के लिए, हमको लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनकी बात की जो बुनियादी सवाल हैं, उनको सड़क से लेकर के संसद तक एक मजबूत विपक्षी नेता के नाते, मजबूत विपक्षी पार्टी के नाते हमको जो ताकत दी है, उसका हम भरपूर प्रयोग करेंगे और उसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है और जहाँ हमको जनता ने भरपूर समर्थन दिया, थोड़ा बहुत रह भी गए हैं, तो उनको सबको हम धन्यवाद देने जाएंगे। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। पार्टी पीडीए सम्मेलन करने जा रही है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित कामयाबी के बाद अब मौका है उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस गठबंधन का स्वाद वो इस तरह चखेगी। ये पहला मौका नहीं था जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने इस तरह से गठबंधन किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के एक बड़े कुनबे में साथ जुड़कर समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश से हुआ है। ये वो मौका है जब समाजवादी पार्टी इस मौके को और बड़ी संभावनाओं के लिए तराशना चाहती है। और शायद यही वजह है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद सम्मेलन उन सीटों पर जाकर या उन विधानसभा, लोकसभाओं के लोगों के साथ मिलकर कर रही है जहां से उनके सांसदों को बहुमत मिला है, वहीं समाजवादी पार्टी इसके जवाब में पीडीए सम्मेलन करती नजर आएगी। खासतौर पर गांव में, मजरों में, बाजारों में, ब्लॉक और बूथ लेवल पर जाकर समाजवादी पार्टी ये पीडीए सम्मेलन करेगी, जहां उनके सिर्फ जिताऊ सांसद नहीं होंगे, बल्कि पार्टी के पूर्व विधायक, पार्टी के पूर्व सांसद, पार्टी के ब्लॉक प्रमुख, पार्टी के ग्राम प्रधान भी इस पीडीए सम्मेलन में गांव-गांव, घर-घर जाकर ये नारा देंगे कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने वाली एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी है। सीधे तौर पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के धन्यवाद सम्मेलनों के जरिए जहां रूठे हुओं को मनाने की कोशिश की जा रही है, 2027 के लिए दोबारा भारतीय जनता पार्टी जो गलतियां हुई उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पीडीए सम्मेलन कर दोबारा से जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। जहां पर वो चुनाव जीते हैं, जिन लोकसभा चुनावों में, वहां पर जो विधानसभा है जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं बन पाए हैं,
समाजवादी पार्टी को बढ़त नहीं मिली, वहां खास तौर पर यह मैसेज दिया जा रहा है। और पीडीए सम्मेलनों के जरिए, पीडीए पंचायतों के जरिए वहां पर जीते हुए सांसद ना सिर्फ जनता से रूबरू होंगे, उनके घरों पे जाकर भोजन करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरी तरह एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है, ना सिर्फ उपचुनाव को लेकर बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। देखना होगा समाजवादी पार्टी की ये कोशिशें क्या वाकई विधानसभा चुनाव में कामयाब होती नजर आएंगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, आपका परिचय करा दें। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार और अभिषेक दीक्षित हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। डॉक्टर संजय कुमार, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं सर। बीजेपी का धन्यवाद सम्मेलन और समाजवादी पार्टी का पीडीए सम्मेलन, उसके मुकाबले में क्या ऐसे ही इसको देखें या इसके पीछे आपको क्या रणनीति नजर आती है, कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। 2027 विधानसभा चुनाव बिल्कुल क्लियर कट है। धन्यवाद सम्मेलन के जरिए भाजपा कोशिश कर रही है कि इसके जो वोट बिखरे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, उनको कैसे एकजुट किया जाए। और पीडीए सम्मेलन के जरिए अखिलेश यादव एक मैसेज देना चाहते हैं कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक उनकी अब पहुंच हो गई है और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और इवन हो सकता है आने वाले समय में आप यह भी देखेंगे कि अगड़े वर्ग को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे रणनीति यही है कि पीडीए के साथ साथ अगले वर्ग को भी हो सकता है सुनाई पड़े और एक साफ रणनीति के तहत अखिलेश यादव आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये धन्यवाद सम्मेलन के बजाय अगर भाजपा ईमानदारी से अपने हार की समीक्षा करती और वो समीक्षा करती तो एक ज्यादा बेहतर चीज होता, परंतु समीक्षा के बजाय धन्यवाद देना चाहती है। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई आपके साथ। अभिषेक दीक्षित जी आपके पास मैं आ रहा हूं। जी संजय जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। हाँ, बस यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये समीक्षा करते तो ज्यादा बेहतर होता बजाय धन्यवाद के। हालांकि एक औपचारिकता है धन्यवाद देना, फिर भी मुझे लगता है ईमानदारी से इनको देखना चाहिए, समझना चाहिए कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई, कहाँ इनके कार्यकर्ता नाराज हैं, कहाँ पे टिकट बंटवारे में कमी रह गई और इसके अलावा जो मुद्दे हैं उनको शायद समझने में सफल नहीं रही। मेरा मानना है कि जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं भाजपा को उस पर आना ही पड़ेगा, तब शायद आगे 2027 के लिए सोचे। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिषेक दीक्षित जी, कैसे देख रहे हैं सर? बीजेपी उधर सम्मेलन कर रही है, धन्यवाद कर रही है, उधर पीडीए सम्मेलन कर रही है। चूंकि अखिलेश यादव तो पूरा चुनाव पीडीए को लेकर ही लड़े और जैसा कि संजय जी भी जिक्र कर रहे हैं 27 तो आ ही रहा है। संजय जी के साथ मैं सहमत हूं। देखिए, पीडीए की सफलता की जो पिच समाजवादी पार्टी ने तैयार की थी उसकी शुरुआत 2022 में की गई थी जी। लेकिन 2022 में वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन 2024 में उन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल की। शायद उसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी नहीं रही होगी कि उनको इतनी जबरदस्त सफलता मिलेगी। तो निश्चित रूप से अखिलेश जी ये चाहते होंगे कि इस पिच पर वो और अच्छे से काम करें और 2027 तक वो एकदम जबरदस्त परफॉर्म करें। जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा मुझे लगता है धन्यवाद सम्मेलन के साथ साथ हो सकता है कि वो इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के फीडबैक भी लें। थोड़ा कार्यकर्ताओं के मनोबल में इसमें बहुत गिरावट है भाजपा के, हो सकता है कि वो कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी उठाने का प्रयास करे। तो इसलिए धन्यवाद सम्मेलन के साथ साथ जमीनी कार्यकर्ता से जुड़ने का भाजपा प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसा करेगी। और जहां तक सपा की बात है तो निश्चित रूप से वो पीडीए के साथ आगे जाएगी और गहराई के साथ और ग्रामीण स्तर पर विधानसभा में जो मंडल स्तर है, ग्रामीण स्तर है, वहां तक अपनी पहुंच बनाने का समाजवादी पार्टी प्रयास करेगी। ठीक है संजय जी, ये पीडीए का जो फॉर्मूला आपको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में पीडीए अखिलेश यादव के लिए काम आया या कहीं बीजेपी की गलतियां नहीं जो बीजेपी डिफीट खाई? ईमानदारी से अगर कहूं तो मुझे लगता है कि पीडीए अखिलेश यादव जी ने जरूर बनाया जी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की स्वयं की कुछ कमियां थी।
और खास तौर से उसमें ये जो संविधान वाला जो मुद्दा बना, जिसके कारण दलित पीडीए की तरफ मुड़े, और आरक्षण का जो मुद्दा बना उसमें दलित और ओबीसी दोनों अखिलेश यादव की तरफ मुड़े जी। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि अभी भी अखिलेश यादव को कार्य करने की जरूरत है। इस बार का चुनाव जनता ने लड़ी, यूपी में तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि जनता ने चुनाव लड़ा है और इसलिए अखिलेश यादव मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनको खुश होने की जरूरत है। सफलता मिली है निश्चित तौर पर, उसका एक एंजॉयमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भाजपा की स्वयं की अंदरूनी कुछ न कुछ कलह रही, टिकट बंटवारे में कमी रही और भी इसके अलावा मुद्दों को पढ़ने में ये कहीं न कहीं चूक कर गए, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण थी और इसलिए मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जी अभिषेक दीक्षित जी, जनता ने चुनाव लड़ा, इसके भी दो पहलू हैं। क्या बीजेपी के प्रत्याशियों को हराने के लिए जनता ने चुनाव लड़ा या फिर विपक्षी गठबंधन को जिताने के लिए जनता ने चुनाव लड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों पहलुओं पर बात करनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कई टिकटें बहुत से युवाओं को दी, ठीक है। दूसरा, भाजपा ने जो अपने रिपीटेड कैंडिडेट उतारे, जो लगातार 2-2 बार सांसद थे, उनके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका जमीन पर प्रभाव रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नए चेहरे थे, बिल्कुल युवा चेहरे थे। आप देखिए 26 साल के, 28 साल के, 29 साल के लड़के लड़कियां जाकर संसद में बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव और उसका फायदा लिया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन देखिए, अब लेकिन आगे पीडीओ को, संजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप पीडीए की पिच पर आपने सफलता तो पा ली है, लेकिन इसको मेंटेन रखना भी टफ है, क्योंकि देखिए आपके जो सांसद चुन के आए हैं, जनता के साथ वो कितने, जनता की समस्याओं के साथ कितने खरे उतर पाएंगे, ये बहुत जरूरी होगा। अगले 3 सालों में वो जनता के लिए क्या कार्य कर पाएंगे, जनता की उनके साथ बहुत सी अपेक्षाएं होंगी। समाजवादी पार्टी की देखिए प्रदेश में सरकार नहीं है और निश्चित रूप से जो भी समस्याएं आती हैं उनका सरकार का उसमें रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो आपकी सरकार नहीं है, आप कितना लोगों के साथ जुड़कर काम कर पाएंगे, ये देखना होगा। और 3 साल के बाद हो सकता है विधानसभा चुनाव का पैटर्न बदले, कुछ नए मुद्दे हावी हो जाएं, आरक्षण और संविधान की जो बात लगातार अखिलेश यादव जी कह रहे थे, वो मुद्दे धूमिल पड़ जाएं, कुछ नए मुद्दे आ जाएं, तो उसके हिसाब से समय के अनुसार इस बात का पता चलेगा। ठीक है संजय जी, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं, चूंकि बार बार हम जिक्र कर रहे हैं दोनों के परफॉर्मेंस का भी और दोनों नतीजों का भी, या आरोप ये बार बार लग रहे थे जब अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को बदल रहे थे कि साहब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन करने की कोशिश है, क्या कर रहे हैं आखिर अखिलेश यादव, क्या इससे सफलता मिल पाएगी? लेकिन क्या ये अखिलेश यादव की जो रणनीति रही है काम आई, बार बार प्रत्याशी बदलने वाली? निश्चित तौर पर ये तो मैं जरूर कहूंगा। देखिए, ऐसे ही कोई प्रत्याशी नहीं बदला जाता, उसमें पार्टी स्तर पर विचार मंथन होता है जी। और कोई एक व्यक्ति टिकट का बंटवारा नहीं करता, उसमें पूरी कमेटी होती है टिकट बांटने की और उसके संस्तुति की होती है और तब जाकर टिकट को बंटवारा किया जाता है। मुझे लगता है कि वो तो रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी और इसीलिए आप देखेंगे कि अपने परिवार के अलावा इन्होंने एक भी यादव टिकट नहीं दिया, सामान्य सीट से दलित को टिकट देना, तो ये देखिए साफ साफ रणनीति, इसमें तो कहीं कोई चूक मुझे नहीं लग रही है। और दूसरी बात वही है जैसा अभिषेक जी ने कहा, मुझे लग रहा है जनता कहीं न कहीं अपने वर्तमान सांसद से बहुत नाखुश रही, क्योंकि उन्होंने वाकई अपने फील्ड में कुछ भी काम नहीं किया। देखिए, केवल अखबारों में विज्ञापन छप जाने से, बड़े बड़े नारों दे देने से विकास नहीं होता या जनता की समस्याओं का अंत नहीं होता। कहीं न कहीं जनता अपने वर्तमान सांसद से नाराज थी और इसलिए चूंकि वो रिपीट कर दिए गए थे, लगभग 47 सांसद रिपीट कर दिए गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि उसका खामियाजा भाजपा को जरूर भुगतना पड़ा और भाजपा इस खुशफहमी में रही कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया और अब तो हम बिल्कुल, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। इस नाते शायद एक अति आत्मविश्वास की स्थिति भाजपा के अंदर आ गई थी। जी ठीक है अभिषेक जी, ये एक बड़ा कारण रहा, नाराजगी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों से रही, लेकिन बीजेपी उसको भांप नहीं पाई। और वहीं देखिए अखिलेश यादव ने ठीक उसके उल्टा किया, जहां पर उनको लगा कि अब प्रत्याशी बदलना है या जहां पर जिसकी जरूरत है वहीं पर उसको उतारा।
क्या एक नाम के भरोसे, मोदी नाम के भरोसे, मोदी फैक्टर के भरोसे बीजेपी रही और उसका नतीजा ये हुआ कि मौजूदा सांसदों के टिकट नहीं कटे और उनको भी हार का सामना करना पड़ गया। ये एक बड़ी रणनीति फेल हुई बीजेपी की, जिसमें वो कामयाबी की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब 2027 को आप कैसे देख रहे हैं सर? विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ रणनीति अब बीजेपी को अपनानी होगी अपनी लोकसभा के नतीजों के बाद में? देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या 2017 या 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, इन दोनों तरह के चुनावों में समाजवादी पार्टी भाजपा की तैयार की हुई पिच पर खेली है। आप समझिए, भाजपा ने अपने मुद्दों पर उनको अपने साथ खिलाया है, लेकिन इस बार सपा बिल्कुल एक नई राजनीति की तरफ गई और वो भाजपा के मुद्दों से बिल्कुल दूर रही है। उन्होंने कोई 5 इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं की, उन्होंने कोई विकास की बात नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तानाशाही बढ़ जाएगी, ये सब चीजें हो जाएंगी। और उन्होंने भाजपा जो जो नैरेटिव सेट कर रही थी डेवलपमेंट का, विकास का, इन पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर इंडी गठबंधन ने कोई चर्चा नहीं की। वो अपने मुद्दों पर अडिग रहे। उसमें एक दो मुद्दे जातिवाद के बहुत जबरदस्त गहराई के साथ जोड़े गए, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो। तो उन मुद्दों के साथ ही अखिलेश यादव सफल हुए हैं। और निश्चित रूप से अखिलेश को भी पता है कि हिंदुत्व का मुद्दा जब भी हावी होता है तब तब भाजपा जीतती है। तो निश्चित रूप से उनको अपने इन मुद्दों को जिंदा रखना पड़ेगा, तभी वो 27 में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या अब संजय जी, हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने ये सोचा कि अगर हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहा तो बीजेपी डिफीट नहीं खा पाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जातियों के आधार पर वोट पड़ा इस बार? नहीं, पूरी तरीके से ऐसे कहना उचित नहीं है। एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और मुझे लगता है अखिलेश यादव को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और वो फैक्टर रहा है राहुल गांधी का फैक्टर। जी देखिए, जो पीडीए को जो वोट मिला है, आपको यह समझना चाहिए और सभी को समझना चाहिए कि देखिए, कांग्रेस की जमीन पूरी तरीके से यूपी में लगभग खत्म हो गई थी। 2.88% वोट अभी पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था। लेकिन राहुल गांधी, और चूंकि लोकसभा का चुनाव था और राहुल गांधी एक बहुत तेजी से एक विकल्प के तौर पर उभरे। आप म्यूट हो गए हैं सर। संजय जी, आप म्यूट हो गए हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और बाकी जगहों पे, बाकी जगहों पे समाजवादी पार्टी लड़ी थी, उसका जो वोट था वो ट्रांसफर हुआ काफी हद तक। और इसलिए अगर अखिलेश यादव को आगामी विधानसभा में चुनाव जीतना है तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी भी अपना देखे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। अकेले चुनाव जीतना बहुत टफ है, और भाजपा को देखिए कमजोर आंकना भी बड़ी भूल होगी। हिंदुत्व का मुद्दा या और अन्य मुद्दे जो है वो फिर हो सकता दूसरे नए तरीके से सामने आ जाए। तो मुझे ये लगता है, ये बात अभिषेक जी ने बिल्कुल सही कही कि आपकी अपनी पिच पे आप भाजपा को खिलाएंगे तो आपके जीत की सफलता की आपकी एक परसेंटेज ज्यादा रहेगा, बजाय इसके कि आप भाजपा के बिछाए जाल में या उसके बनाए पिच पे आप चलें। जी ठीक है, लेकिन अभिषेक जी, दिक्कत तो यही है कि विपक्ष के जो गठबंधन है वो बहुत लंबे चल नहीं पाते हैं। क्योंकि हार हो या जीत, हमें लगता है कि शायद स्थानीय स्तर के जो नेता हैं वो पचा नहीं पाते हैं, कार्यकर्ता पचा नहीं पाते हैं। उधर अब हरियाणा में भी देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आपस में बयानबाजी चल रही है, कह रहे हैं कि ये तो गठबंधन बस यहीं तक था। तो आगे इस तरीके की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ना हो, इसको लेकर अब कैसे समन्वय दोनों युवा नेता स्थापित करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्यादा अच्छी बार्गेन की सिचुएशन में आ गई है। उसका वोट परसेंटेज भी बड़ा है, वो निश्चित रूप से ज्यादा सीटें चाहेगी समाजवादी पार्टी से। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी पूर्णतः उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उनकी राजनीति का पूरा बेस उत्तर प्रदेश है, तो अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि उनको इतनी सीटें दी जाएं कि जिससे उनका व्यक्तिगत नुकसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति का पूरा पूरा जो कह सकते हैं स्पेस है वो उत्तर प्रदेश है। तो इस बात में द्वंद्व हो सकता है उत्तर प्रदेश में कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव चाहेंगे ज्यादा सीटों लड़ने के लिए, और कांग्रेस भी इस बार ज्यादा सीटें लेने का प्रयास करेगी। ठीक है, लेकिन अब संजय जी, चूंकि सम्मेलन दोनों तरफ से हो रहे हैं,
मगर बीजेपी के अंदर आत्ममंथन भी चल रहा होगा और ये कहते भी हैं कि बीजेपी जहां पर डिफीट खाती है वहां बड़े अच्छे से कमबैक भी करती है। तो कैसे अब 2027 के चुनाव को हम देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ वो शख्सियत हैं जिनकी डिमांड अलग अलग प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भी रही, लोकसभा के चुनाव में भी रही। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए 2027 के चुनाव में योगी एक बहुत बड़े फैक्टर रहेंगे निश्चित तौर पर। शायद मोदी जी अब उतने बड़े फैक्टर न रहें 2027 के आते आते तक, लेकिन योगी जी एक बड़े फैक्टर रहेंगे। और दूसरी चीज देखिए, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक बहुत बड़ा संगठन है, और मुझे लगता है कि संगठन भी अपने स्तर से समीक्षा करेगा, चीजों को देखेगा, परखेगा, जानेगा। एक बात बिल्कुल तय है कि 2027 में भाजपा नए चेहरों के साथ जरूर उतरेगी, ज्यादातर लोगों को वह टिकट बदलेगी, इतना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि भाजपा चौंकाने वाले रिजल्ट के लिए जानी जाती है। और भाजपा कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ या उसके लीडरशिप के साथ न जुड़कर पार्टी के लीडरशिप के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ती है। और इस नाते मुझे लगता है कि भाजपा एक अलग पार्टी है, जो मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों को भी इससे सबक लेना चाहिए। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पार्टी महत्वपूर्ण होता। पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के प्रोग्राम, पार्टी का विजन, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मुझे लगता है 2027 आते आते तक उत्तर प्रदेश में भाजपा को आप बिल्कुल एक नए कलेवर में देखेंगे। जी अभिषेक जी, एक और मैं चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ पीडीए को लेकर ही, चूंकि अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चुनाव लड़े, बार बार पीडीए की परिभाषा भी उन्होंने बदली, लेकिन उनको फायदा ही मिला है इस चुनाव में। आने वाले 27 के चुनाव में क्या पीडीए वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए एकमात्र ऑप्शन समाजवादी पार्टी, जो एक मजबूत दावेदार है, क्या ऐसा मान सकते हैं? मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ। संजय जी की बात से मैं सहमत हूँ कि 2027 का चुनाव पूर्णतः योगी जी के आसपास लड़ा जाएगा जी। और जब 2027 में चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सत्ता को लोग जरूर याद करेंगे और योगी जी को उससे कंपेयर करेंगे। अगर उस आंकड़ों के साथ जनता अपना डिसीजन तय करे, क्योंकि देखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है। विधानसभा में जब वो वोट करने जाएगा तो लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा हावी होते हैं, लोकल लीडरशिप भी हावी होती है, तब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए कठिनाई आएगी, क्योंकि उसके वर्तमान के साथ, सपा के साथ ये थोड़ा इतिहास रहा है कि उसके वर्तमान के साथ उसका अतीत हमेशा जुड़ा रहता है। अखिलेश यादव सरकार के बारे में ग्रामीण स्तर पर जब आप जाएंगे, जो मध्य यूपी के जिले हैं एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, तो वहाँ उनके राज्य में उनके शासन के काल के दौरान हुई अराजकताएं, गुंडागर्दी, आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन आज एकदम पर्दस बदला हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये योगी जी की एक बहुत बड़ी सफलता है कि उन्होंने गुंडागर्दी को, अराजकता को, या जो ऑर्गेनाइज संगठित क्राइम थे उनको कम किया है और एक तरीके से सफाया हो गया है लोकल गुंडों का। तो इन सब चीजों के साथ जब चुनाव होगा तो परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए भी नए नए चैलेंज आएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी जी के लिए मुझे लगता है फायदे की चीज। लेकिन संजय जी, जब अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली थी तब उन्होंने कोशिश भी की थी कि जो छवि एक चिपकी हुई है समाजवादी पार्टी के साथ में उसको थोड़ा सा अलग किया जाए, और उसके चक्कर में हुआ ये कि पार्टी के अंदर ही आपस में बच गई नेताओं में। तो अब आने वाली स्थिति में क्या अखिलेश यादव भी समझ गए हैं कि उन नेताओं को दरकिनार हम नहीं कर सकते हैं जो कि पुराने पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं इससे उल्टी बात बल्कि कह रहा हूँ। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो यह माना गया था कि इनको थाली में सजाकर मिली है, मुलायम सिंह यादव के नाम पर यह उनको विक्ट्री मिली थी जी। आज के अखिलेश दूसरे अखिलेश है। आज यह जो सफलता मिली है लोकसभा में वह पूरी तरीके से अखिलेश यादव के लीडरशिप को आधार मानकर मिली है। तो मुझे लगता है कि आज ये ज्यादा बेहतर है डिसीजन लेने में। आज इनके सामने चुनौती देने वाला कोई नहीं है, जबकि 2012 से 17 के बीच में बहुत चुनौती थी इनके समक्ष जी। यानी अभिषेक जी, हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव पहले अगर फैसला ले रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी डर था कि पार्टी के अंदर कोई टूट ना हो, मगर अब जो दाग उनके ऊपर लगा था उस दाग को वो धो चुके हैं कि अखिलेश यादव को सब बना बनाए मिल गया। अखिलेश यादव ने मेहनत की और उसका नतीजा उनको मिला, और एक कहें तो बूस्ट पार्टी के अंदर आ गया है। अब युवा शक्ति और आगे बढ़ रही है और अखिलेश यादव के अंदर एक नया जोश है, और इसी नए जोश के साथ वो अपने डिसीजन लेने में सक्षम खुद को मान पा रहे हैं। अभिषेक जी, एक फाइनल कमेंट। जी, निश्चित रूप से देखिए अखिलेश यादव निश्चित रूप से
निर्विवादित निर्विरोध एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अकेले समाजवादी पार्टी नेता है जी। और पूरी लीडरशिप ने उनको ही नेता मान लिया है। शिवपाल जी ऑलरेडी सबको पता है वो 2022 के बाद सरेंडर कर चुके हैं और पार्टी में जो उनको कद मिलना था वो उनको सम्मान पूर्वक दिया गया है, उनके बेटे को सांसद बना दिया गया है। तो किसी तरह की पार्टी में टूटन नहीं है और कंप्लीट सेंट्रलाइज पार्टी हो गई है जिसमें अखिलेश यादव भी डिसीजन ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका फायदा उन्हें मिलेगा, आगामी चुनाव में ही मिलेगा और वो एक नए क्लेवर में जाएंगे। ये निश्चित रूप से उनको फायदा ठीक मिलेगा है। उसका। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक दीक्षित जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर Thank you. संजय कुमार जी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी चला रही है धन्यवाद सम्मेलन और पीडीए सम्मेलन समाजवादी पार्टी कर रही है। दोनों के सम्मेलन हो रहे हैं, जनता से कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है। बीजेपी के लिए तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम, क्योंकि लोकसभा के नतीजे उसके पक्ष में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आए और अब 27 को लेकर भी अखिलेश यादव की उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए